हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ मस्त होंगे। तो जो भी विद्यार्थी क्लास 10th में हैं और वो बोर्ड पेपर देने जा रहे हैं, उनके लिए यह वीडियो खासकर है। साथ में आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, जैसे एसएससी जीडी हो गया आपका, ठीक, यहाँ पे आपका एनटीपीसी हो गया, रेलवे हो गया, ग्रुप डी हो गया, बीपीएससी हो गया, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें 9th-10th के जो है एनसीईआरटी क्विज अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। खासकर यह वीडियो 10th क्लास के विद्यार्थियों के लिए। चलिए यहाँ पर धातु अधातु, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। इस यहाँ पे देखेंगे, इसके अंतर्गत हमको पढ़ने को मिलेगा आयनिक यौगिक कौन होते हैं, जैसे कि NaCl जो आयनों में टूट जाते हैं, Na+ और Cl-, इस तरीके के यौगिक, जैसे कि HCl, ठीक। तो यहाँ पर H+ और Cl-, तो जो आयनों में टूट जाते हैं उनको आयनिक यौगिक कहते हैं। ये भंगुर प्रकृति के होते हैं, यानी ये फटाफट टूट जाते हैं। गलनांक व क्वथनांक इनका उच्च होता है, इतनी जल्दी से ना गलते हैं ना तो उबलते हैं। जल में घुलनशील व कार्बनिक विलायकों में अघुलनशील, पानी में बहुत जल्दी घुल जाते हैं लेकिन ये कार्बनिक विलायकों में जल्दी घुलते नहीं हैं, ठीक। यहाँ पर ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, गलित अवस्था में सुचालक। ठोस अवस्था में होंगे तो ये कैसे होंगे, कुचालक, और यही पानी में डाल देंगे तो ये सुचालक की तरह कार्य करेंगे। उधर हमको पढ़ने को मिलेगा इसके अंतर्गत कोरिजन यानी संक्षारण और उससे सुरक्षा कि बचाया कैसे जा सकता है। फिर धातु पढ़ने को मिलेगा मेटल, और उसके पढ़ने को मिलेंगे भौतिक गुण, जैसे कि धातु प्रायः ठोस होते हैं, गलनांक क्वथनांक इनका उच्च होता है, इनका घनत्व उच्च होता है और इनका आघात वर्धता एवं तन्यता के बारे में और सुचालकता के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर रासायनिक गुण भी धातुओं के पढ़ेंगे, जैसे कि धातु जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है धातु ऑक्साइड बनाता है जो अम्लीय प्रकृति के होते हैं, और धातु प्लस तनु अम्ल के साथ में लवण और हाइड्रोजन गैस देते हैं। धातु जल के साथ क्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। धातु क्लोरीन के साथ क्रिया करके धातु क्लोराइड बनाते हैं, और धातु हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके धातु हाइड्राइड बनाते हैं। फिर इस हम लोगों को पढ़ने को मिलेगा, यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप लोग, अयस्क पढ़ने को मिलेगा, फिर पीसना, फिर सांद्रण, भर्जन, स्थापन, अपचयन, शोधन, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। जैसे कि सांद्रण 3 प्रकार से होता है, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि और फेन प्लावन विधि। इसमें हम लोग शोधन धातुओं का पढ़ेंगे, आसवन विधि से, द्रवण विधि से, ऑक्सीकरण और विद्युत अपघटनी विधि से। फिर हम लोग पढ़ेंगे नॉन मेटल। नॉन मेटल के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे भौतिक गुण पढ़ेंगे धातु के कि ठोस द्रव गैस के रूप में, मतलब तीनों अवस्थाओं में धातु पाई जाती है। भंगुरता एवं अतन्यता, इतनी जल्दी से ये टूटते नहीं हैं, और इनकी अतन्यता माने ये फैलते भी नहीं हैं। गलनांक क्वथनांक इनका निम्न होता है, यानी धातुओं के उल्टा कुचालक प्रकृति के होते हैं। रासायनिक गुण यहाँ देखेंगे, अधातु जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो अधातु ऑक्साइड बनाता है जो कि क्षारीय प्रकृति के होते हैं। यहाँ धातु भाप के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं, धातु अम्ल के साथ कोई क्रिया नहीं करते हैं, अधातु क्लोरीन के साथ अधातु क्लोराइड बनाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखते हैं पहला क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एंटीमनी है, यहाँ पर कह रहा है कि एंटीमनी क्या है। एंटीमनी को हम लोग जो है किससे डिनोट करते हैं, यहाँ पर SB से, ठीक। तो एंटीमनी हमारा क्या है, तो एंटीमनी या आर्सेनिक, दोनों पूछ लिया। आर्सेनिक भी क्या होता है, तो देखिए आप लोग इसको पढ़े होंगे, उपधातु में ये आता है, ठीक। मेटालॉइड में आता है। कुल टोटल 8 उपधातुएँ हैं, आपने आवर्त सारणी में देखा होगा। अधातु कौन है इसमें से, देखिए पोटेशियम धातु है, ठीक। ये फ्लोरीन ही अधातु है क्योंकि यह गैस और यह एक अधातु है। एल्युमिनियम भी धातु है, सोडियम भी धातु है। आघात वर्धनीयता, और यहाँ पर देखेंगे तो सोडियम मुलायम धातु होती है, सोडियम और पोटेशियम। साथ में देखेंगे आघात वर्धनीयता प्रदर्शित करता है, यानी जिसको हम पीटेंगे और वो पतली चादरों के रूप में फैल जाता है तो उसको हम लोग आघात वर्धनीयता कहते हैं। तो ये तांबा जो है यहाँ पर एक धातु है, और धातुएं आघात वर्धनीयता का गुण रखती हैं। सल्फर अधातु है, आयोडीन भी अधातु है, फास्फोरस भी अधातु है, तो ये टूट जाएंगी जल्दी ही। फिर देखते हैं इसमें से कह रहा है कि धातु कौन सी है, तो आप लोग देखिए बोरान जो है यहाँ पर अधातु है, सिलिकॉन भी अधातु है। सिलिकॉन तो उपधातु में आ जाएगी, कार्बन अधातु है, तो यहाँ पर बचा कौन, लिथियम। लिथियम की बैटरी होती है मोबाइल में, तो ये धातु हो गई। ठंडे तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस बनता है कब, जब हम लोग जिंक की क्रिया ठंडे तनु अम्ल से कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस बनती है। तो यहाँ पर जिंक सही हो जाएगा क्योंकि धातु की ही तो क्रिया कराएंगे, और वो भी जिंक धातु की।
चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी के सामने है। देखिए, कौन सी धातु ठंडे जल के साथ अपक्रिया कर लेती है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु साधारण ताप पर जल से अपक्रिया करती है? तो सोडियम या कैल्शियम। सोडियम कैल्शियम कोई भी धातु होंगी तो ये ठंडे जल के साथ क्रिया कर लेंगी, ठीक, Na हो या Ca हो। अगला देखते हैं प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल में अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है? तो यहाँ पर ये कौन है? पोटेशियम। पोटेशियम धातु ठंडे जल के साथ अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है। अगला देखते हैं, कौन सा युगल विस्थापन अपक्रिया प्रदर्शित करेगा? तो यहाँ पर इसको याद कर लेंगे, AgNO3 विलेनियम कॉपर धातु, यही जो है विस्थापन अपक्रिया प्रदर्शित करेगा। बाकी क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि देखिए यहाँ पर कॉपर जो है अधिक क्रियाशील है और सिल्वर कम क्रियाशील है, तो कॉपर ही सिल्वर को विस्थापित कर पाएगा। बाकी में ऐसी कोई चीज़ें यहाँ पर नहीं मिलेंगी। जैसे कि इसमें है सिल्वर जो होगा वो फेरस से कम क्रियाशील होगा तो नहीं कर पाएगा, एल्युमिनियम मैग्नीशियम से कम क्रियाशील होगा तो नहीं कर पाएगा, कॉपर सोडियम से नमक से तो करेगा ही नहीं क्योंकि यह एक लवण है। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एल्युमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन की परत बनाना क्या कहलाता है? एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम पर +3 चार्ज होता है और इस पर हमको ऑक्सीजन यानी जो है ऑक्सीजन की परत चढ़ानी है, तो इसको क्या कहा जाएगा? तो इसको एनोडिंग कहा जाएगा, क्योंकि माइनस वाला प्लस वाले पर चढ़ाया जा रहा है तो इसको हम लोग एनोड पे जा रहा है ना, निक्षेपित हो रहा है ऑक्सीजन, तो इसको हम लोग एनोडिंग कहेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। हमारे क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है, क्यों? जिंक के बजाय जिंक का लेप नहीं करते हैं, वहीं पर हम लोग टिन का लेप कर देते हैं, ठीक। क्यों टिन का लेप करते हैं? क्योंकि टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अपक्रियाशील है, जिंक ज़्यादा क्रियाशील है, तो ये अगर खाद्य डिब्बों पर लेपित कर देंगे तो ये जल्दी से क्रिया करके ऑक्सीजन से और ये ख़राब हो जाएगी। टिन इतना कम क्रियाशील है, ठीक, तो ये जो है क्रिया इतनी जल्दी नहीं करेगी और जो है खाने वाले डिब्बे ख़राब नहीं होंगे। दूसरा देखते हैं, निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है? तो अम्ल से हाइड्रोजन कौन नहीं विस्थापित कर पाएगी? कॉपर, क्योंकि कॉपर क्या होगी? हाइड्रोजन से नीचे होगी। तो ये जो आप लोग पढ़ते होंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी, उसमें जो है कॉपर का स्थान हाइड्रोजन से नीचे होगा, इसलिए ये इसको विस्थापित नहीं कर पाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सी धातु अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित करती है? तो कौन सी करेगी? तो मैग्नीशियम हो या जिंक हो, तो ये जो धातुएं हैं ये कर देंगी, क्योंकि इनका स्थान हाइड्रोजन से ऊपर होगा विद्युत रासायनिक श्रेणी में। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं साथियों, जस्ता धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस निष्कासित करती है? तो जो जिंक होती है वो जब या Cl से क्रिया करेगी 2HCl से, तो यहाँ पे बनाएगी ZnCl2 और H2 गैस, हाइड्रोजन गैस जो है बाहर निकालेगी। अगला देखते हैं क्वेश्चन, तत्व दिए हैं ABCD के मानक अपचयन विभव, प्लस का दिया, ये माइनस का, ये फिर माइनस का, ये फिर माइनस। बोल्ट है, सबसे अधिक क्रियाशील तत्व कौन होगा? सबसे अधिक क्रियाशील तत्व कौन होगा जिसका वोल्टेज जो है सबसे कम होगा? कहने का मतलब जो नेगेटिव में है और सबसे कम ही है वही जो है सबसे ज़्यादा क्रियाशील होगा, नेगेटिव आयन। तो डी विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, फफोलेदार तांबे में कॉपर की कितनी % मात्रा होती है? तो 98% कॉपर की मात्रा होती है फफोलेदार जो है तांबे में, तांबे की जो मात्रा है 98% होती है। फफोलेदार जो कॉपर है उसमें 2% अशुद्धियाँ होती है। जब 98% हो जाएगा कॉपर तो 2% कोई और चीज़ इसमें अशुद्धि के रूप में मिलाई जाएगी। मैट में मुख्यतः क्या होता है? मैट में होता है Cu2S और FeS। Cu2S माने कॉपर ग्लांस और FeS माने फेरस सल्फाइड। अगला देखते हैं, ताम्र ग्लांस का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो ताम्र ग्लांस का रासायनिक सूत्र यही होता है Cu2S, जिसको हम लोग कॉपर ग्लांस बोलते हैं या फिर इसको तांबा का ग्लांस कहते हैं, ठीक। परावर्तनी भट्ठी का उपयोग किस में किया जाता है? तो निस्तापन में। देखिए 2 शब्द होते हैं, एक भर्जन होता है, एक निस्तापन होता है। भर्जन में वायु की मात्रा में, नियंत्रित मात्रा में जो है भर्जन किया जाता है, और निस्तापन वायु की अनुपस्थिति में जो है निस्तापन किया जाता है, ठीक। तो यहाँ पर परावर्तनी भट्ठी में निस्तापन में इसका परावर्तनी भट्ठी का उपयोग होता है।
अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, जो है मुद्रा मिश्र धातु है। मुद्रा मिश्र धातु है किसकी? तो इसमें कापर और टिन और फास्फोरस रहने वाला है। इसमें कापर रहेगा 95% और टिन रहेगा 4% और फास्फोरस रहेगा 1%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या है हमारा अगला क्वेश्चन, एक सेकेंड। हाँ, अगला क्वेश्चन है कैल्शियम फास्फेट का सूत्र क्या है? तो कैल्शियम फास्फेट का CA3PO4 का होल ट्वाइस, CA3 और PO4 का होल ट्वाइस। 2-3 बार आप लोग कमेंट में लिख देंगे तो ये क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा और इस बार आने की इसकी बहुत उम्मीद है। पीतल जो है मिश्र धातु है। पीतल जो मिश्र धातु है ये किसकी है? तो तांबा और जस्ता की। इसकी एक ट्रिक है पिताजी। पीतल जो है तांबा और जस्ता की मिश्र धातु। तांबा 70% होता है और ये जस्ता 30% होता है। टोटल 100% पीतल बनता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी धातु ऊष्मा की कुचालक है? तो यहाँ पर सीसा यानी कि लेड जिसको पीबी बोलते हो, यही जो है ऊष्मा की क्या है? कुचालक है। शुद्ध वायु क्या होती है? शुद्ध वायु एक समांगी मिश्रण होती है, ठीक, जिसमें सभी प्रकार की गैसें होती है, जैसे कि नाइट्रोजन, उसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें, आर्गन वगैरह। सामान्य तापक्रम तथा दाब में द्रव के रूप में पाई जाने वाली धातु कौन है? सामान्य ताप और दाब के रूप में द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एक ऐसी अधातु है जो ब्रोमीन है। बाकी सभी अधातुएं जो है द्रवावस्था में नहीं पाई जाती। उभयधर्मी ऑक्साइड कौन होते हैं जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण हों? तो ये Al2O3 जो है ये उभयधर्मी ऑक्साइड है। Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड इसको कहा जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। 2-4 बार कमेंट में इसको लिख दीजिएगा जो विद्यार्थी वीडियो देख रहे हैं। 27 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में नहीं होती है? तो मरकरी, जिसको हम लोग पारा के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम लोग Hg के नाम से जानते हैं, ये हमारे कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती, द्रवस्था में पाई जाती। इसे ही हम लोग किस में भरा होता है ये? तो ये साथियों भरा होता है अपना ये भरा होता है तुम्हारा जब भाई तापमापी में, थर्मामीटर में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 प्रकार। कार्बोनेट आयस को सीमित वायु में उच्च ताप तक गर्म करना। सीमित वायु में उच्च ताप तक गर्म करना है तो ये निस्तापन कहलाता है, ठीक। बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉनों वाला तत्व क्या होगा? तो अधातु ही होगा, जैसे कि 17 Cl होता है क्लोरीन, तो इसके करोगे 2, 8, 2, 10 और 7, 17। आखिरी कक्षा में कितने होंगे? 7। यानी इसको एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं वो अधातु होते हैं। चलिए यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अधातु है? देखो लोहा तो धातु हो गई, पारा भी धातु है, क्रोमियम भी धातु है, लेकिन यहाँ पर हीलियम गैस है और गैस जो होती हैं वो अधातु होती हैं। चलिए यहाँ पर हमने जो है क्वेश्चन 30 करवा दिए हैं। देखते हैं और भी क्वेश्चन होंगे धातु रिलेशन से तो कराएंगे, नहीं है इसके बाद अगला वीडियो में हम अगली जगह मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी का जो है धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।